Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. पिछले लेक्चर में आपने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड किया था और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी नंबर 5 थी कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के हवाले से। आज हम उसी कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन और कंबाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हम आज की कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि कंबाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक्चुअली क्या है। ठीक है, जरा गौर कीजिए। कंबाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर आप इसको सेग्रीगेट कर दें दो पोर्शंस में, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक चीज है, ठीक है, और इसके साथ कंबाइंड का लफ्ज आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक्चुअली कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ही निकालना है। ठीक है, इसका जरा फॉर्मूला भी गौर से देखें और रिवाइज करें कि वो क्या था। जी, आपको याद आ गया होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो फॉर्मूला था स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, अब अगर गौर करें कि अगर आपने कंबाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना है तो फिर आपको यहां सी के साथ CV के साथ C को ऐड करना पड़ेगा। दिस स्टैंड्स फॉर कंबाइंड। और अगर यहां पर आप कंबाइन का जो है वर्ड ऐड करें, इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड डेविएशन भी कंबाइंड ही यूज होगा और जो मीन है वो भी कंबाइंड ही इस्तेमाल होगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि जब भी कंबाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना है तो हमारे पास कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन होना चाहिए। ये वही कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन है जो लास्ट लेक्चर में हमने उसकी प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की जो प्रॉपर्टीज थी उसमें हमने ये इसको डिस्कस किया था। और ये जो कंबाइंड मीन है ये वही कंबाइंड मीन है जो हम मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एक दफा इनके फॉर्मूलाज को भी अगर आप गौर से देखें तो हम रिवाइज कर लेते हैं। आप उसको गौर से देखिएगा कि हमने किस तरह उसकी कैलकुलेशंस को करना है। मैं यहां पर फॉर्मूला लिख रहा हूं। सबसे पहले कंबाइंड मीन का, दैट इज N1 X1 बार प्लस N2 X2 बार डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ठीक है जी। और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपने कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा NI SI स्क्वायर प्लस X बार I माइनस X बार C स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा NI। ये था वो फॉर्मूला जिसके तहत हमने कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन को डिस्कस किया था। अब I का फैक्टर जो है वो ऑलरेडी मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस किया हुआ है कि I किस तरह इन्वॉल्व होता है और किस तरह ये जो फॉर्मूला है वो एक्सटेंड होता है, या इसको हम ओपन कह सकते हैं। अब ये दोनों फॉर्मूलाज जो हैं वो इस्तेमाल होंगे अगर आपने कंबाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना है। लेकिन इससे पहले कि हम कंबाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की तरफ मूव करें, हम एक दफा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए किस तरह हमें स्टेप्स आगे मूव करने, हम पहले उसको डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद मूव करेंगे कंबाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की तरफ। तो नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कैसे कैलकुलेट करना है। जी स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल है जिसमें मैंने क्लियरली यह मेंशन किया हुआ है कि आपके पास दो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है। अगर आप गौर करें तो N1 एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसकी वैल्यू 10 है, यानी पहले सेट में नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो 10 है और दूसरे सेट में नंबर ऑफ वैल्यूज 15 है। और पहले सेट का जो अरिथमेटिक मीन है X1 बार 25.2 है और उसी
के हवाले से अगर सेकंड सेट को देखें तो उसका भी अरिथमेटिक मीन यानी जो x2 बार है वो भी 25.2 ही है, यानी सेम अरिथमेटिक मीन उनका। अब आगे चलें, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट सेट का 3.72 है और सेकंड सेट का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 4.05। क्लियर होगी बात। अब यहां पर आपको क्या करना है, आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले बेहतर यही है कि आप फॉर्मूले को पहले लिखें SC, और वो क्या है जी, ये क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है इसलिए इसको हम अलग से यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं, लाइक सिग्मा NI SI स्क्वायर प्लस XI बार माइनस X बार C स्क्वायर, ये फैक्टर क्लोज हो गया और सिग्मा NI से आपने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है जी। अब आपने एक्चुअली ये कैलकुलेट करना है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो आपको इसको कैलकुलेट करने से पहले X बार C कैलकुलेट करना है लाजमी। सो X बार C का फॉर्मूला भी पुट अप कर लेते हैं। X बार C जो कंबाइंड मीन है दैट इज N1 X1 बार प्लस N2 X2 बार डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। सो जरा देखिए, इनकी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, N1 की वैल्यू क्या है जी 10, ये किससे मल्टीप्लाई होगा X1 बार यानी 25.2 से, प्लस दूसरे सेट ऑफ इंफॉर्मेशन यानी N2 की वैल्यू क्या है जी आपके पास 15, और इसका जो X2 बार है वो भी 25.2 है, डिवाइडेड बाय 10 प्लस 15। आप जरा गौर कीजिए, इसकी कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा आसान है। अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके पास सामने आ जाए कि जिसमें दोनों सेट ऑफ इंफॉर्मेशन का जो अरिथमेटिक मीन है वो सेम आ रहा है, तो फिर आपको कैलकुलेटर पे इसको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, इसको कैलकुलेट ना करें। कैलकुलेटर पर क्या करें, देखें 25.2 दोनों साइड से कॉमन आ रहा है, तो आप 10 प्लस 15 आपके पास इंटरनल फैक्टर बच गया और वो नीचे भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब है न्यूमरेटर में 25 और डिनोमिनेटर में भी 25 होगा 25.2 के साथ। तो फाइनल जो आपका आंसर होगा वो 25.2 ही रहेगा। इसकी एक रीजन भी है, वो क्या, गौर से देखें कि अगर एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन का जो अरिथमेटिक मीन है वो 25.2 है, दूसरे का भी 25.2 है, तो ऑब्वियसली जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो अरिथमेटिक मीन तो उनका वही रहेगा। सो कंबाइंड जो मीन है वो भी 25.2 ही रहेगा। अब हम मूव करते हैं कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ। तो उसके लिए हमें इस फॉर्मूले को एक्सटेंड करना है, चूंकि दो फैक्टर्स हैं तो N1 S1 स्क्वायर प्लस X1 बार माइनस X बार C स्क्वायर प्लस N2 S2 स्क्वायर प्लस X2 बार माइनस X बार C स्क्वायर, ये फैक्टर क्लोज हो गए और डिवाइड किससे करना है आपने, और से देखें N1 प्लस N2। यहां पर भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो इसी क्वेश्चन के लिए, स्पेसिफिकली इसी क्वेश्चन के लिए है, वो क्या कि चूंकि कंबाइंड मीन और इंडिविजुअल मीन जो किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन का है वो दोनों सेम आ रहे हैं। देखिए X1 बार की वैल्यू क्या है 25.2 और जो हमने कंबाइंड मीन निकाला है वो भी 25.2 है। तो जरा आप गौर कीजिए, जब इस पर्टिकुलर ब्रैकेट के अंदर आप इसको पुट अप करेंगे यहां पर, तो 25.2 माइनस 25.2 जीरो हो गया, इसका मतलब ये फैक्टर यहां से ओमिट हो गया क्योंकि 0 प्लस एनीथिंग इज दैट पर्टिकुलर थिंग। अच्छा, इसी तरह यहां पर भी देखें कि X2 बार की वैल्यू भी 25.2 है और X बार C की वैल्यू भी 25.2 है, तो जब दोनों को माइनस करेंगे तो 0 आंसर आएगा, 0 का स्क्वायर 0।
ठीक हो गया। सो इस तरह आपके पास ये फैक्टर्स जो हैं वो ब्रैकेट वाले यहां से ओमिट हो जाएंगे। तो फाइनली आपके पास क्या सिचुएशन होगी जब आप इसको पुटअप करेंगे, तो n1 क्या है आपके पास 10, ये n1 की जगह मैं पुटअप कर रहा हूं, और s1 स्क्वायर, s1 आपके पास है 3.72, इसका आप स्क्वायर करेंगे। चूंकि ये फैक्टर खत्म हो गया इसलिए मैं इसको आगे जो है वो नहीं लिख रहा, ये बात खत्म हो गई। प्लस n2 की वैल्यू क्या है 15, और s2 स्क्वायर क्या है 4.05 स्क्वायर। अब यहां पर ये वाला फैक्टर चूंकि खत्म हो गया था इसलिए इसको भी आगे हमें लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहां पर इसको डिवाइड करें, क्या आता है जी, n1 इज 10 प्लस 15। अब कैलकुलेटर्स पर हम इनके आंसर्स को देखेंगे। आप क्या करेंगे, सबसे पहले 3.72 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है जी, और उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर 4.05 का स्क्वायर करेंगे और उसको 15 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और फाइनली फिर जो आंसर आएगा दोनों को ऐड कर देंगे, और फिर 10 प्लस 15 यानी 25 से उसको डिवाइड कर देंगे। यानी आपके पास क्या होगा, डिनोमिनेटर में 25 है और न्यूमरेटर जो है वो आपका कैलकुलेशंस के तौर पर कंसिडर। अब हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे और यहां पर कैलकुलेशंस को परफॉर्म करेंगे। जी आप भी कैलकुलेटर निकालिए और ये न्यूमरेटर की कैलकुलेशन जो है वो मेरे साथ परफॉर्म करें। आई हैव माई ऑन कैलकुलेटर। तो देखिए जी 3.72 इसका स्क्वायर करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ। आपके पास जो आंसर आएगा उसको आपने ऐड करना है, यानी 3.72 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 होगा और फिर आपने उसको इस फैक्टर में ऐड करना है, तो वो हो जाएगा आपका 384.42। अब हम फाइनल आंसर की तरफ जा रहे हैं। इट इज डिवाइडेड बाय 25, सो 15.37, इनफैक्ट 38 हो जाएगा क्योंकि 7 के बाद 6 है। तो 15.38 जो है वो इसका आंसर है किसका, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। ये जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है इसमें 2 सेट ऑफ इंफॉर्मेशन थे। अब यहां पर इसका आंसर जो है वो 15.38 आ रहा। अब जरा गौर कीजिए कि कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर मैं आपको अपने पिछले लेक्चर्स में भी ये बात गाइड करता हुआ आ रहा हूं, क्योंकि हम स्टूडेंट्स से देखते हैं, स्टूडेंट्स ये अक्सर ही मिस्टेक्स करते हैं। देखिए क्या मिस्टेक हुई है, गौर से देखिए। एक्स बार सी निकाला हमने, ओके ठीक है। एस सी जब मैं निकाल रहा हूं, और ये अक्सर हम स्टूडेंट्स जब हम पेपर्स चेक करते हैं तो ये मिस्टेक जो है डेफिनेटली हमारे पास आती है बहुत से पेपर्स के अंदर, कि आपने फॉर्मूला लिखा लेकिन एंड में क्या है, देखो गौर कीजिए कि चूंकि आप वेरिएंस नहीं निकाल रहे, आप निकाल रहे हैं कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में ये हमेशा स्क्वायर रूट, ये मैंने ब्लू से इसलिए इसको अलग से मेंशन कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर भी स्क्वायर रूट आएगा और यहां पर भी स्क्वायर रूट आएगा। सो इस तरह 15.38 का स्क्वायर रूट लेने से आपका फाइनल आंसर एग्जिस्ट करेगा। दैट इज, मैं इसको अलग से लिख देता हूं यहां पर 3.92, द कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। जरा गौर कीजिए, पहले का स्टैंडर्ड डेविएशन था 3.72, दूसरे का 4.05। तो जब दोनों को कंबाइन किया तो इन बिटवीन द सिचुएशन जो देखें एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज 3.92। इस तरह आपके पास एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन का कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कैलकुलेट हो गया। अब हम आगे, ये थी आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन जिसमें बड़ा क्लियरली हर चीज मेंशन थी। आपके पास रियल लाइफ में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं।
आपने उन वर्ड प्रॉब्लम्स में से एक्सट्रैक्ट करनी है इंफॉर्मेशन और फिर आपने इस फॉर्म में लानी है, क्योंकि इस फॉर्म में आमतौर पर बहुत कम होता है कि आपको डेटा दिया हो। सो अगर ये डेटा दिया हुआ है तो आपने एक एग्जांपल सॉल्व कर लिया, ओके हो गया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चल रहे हैं जो इस फॉर्म में नहीं है और आपने वहां से इसको एक्सट्रैक्ट करना है और फिर आपने अपने फाइनल क्वेश्चन की तरफ मूव करना है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं वो नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो किस तरह की है जी। अब देखिए एग्जांपल नंबर 2 में ये अच्छे तरीके से इसको आप रीड करेंगे तो फिर आपको समझ में आएगी। क्या है जी, फॉर अ ग्रुप ऑफ 50 बॉयज, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम हाईलाइट करते जाते हैं। 50 बॉयज, एक ग्रुप है 50 बॉयज का जिसमें मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्कोर्स ऑन अ टेस्ट, उनका कोई टेस्ट हुआ है क्लास के अंदर और उनका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन बताया गया है कितना, 59.5 और 8.38 रिस्पेक्टिवली। इस रिस्पेक्टिवली का मतलब आपको पता ही होगा, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जिस तरह सेंटेंस को बोला जा रहा है उसी सीक्वेंस में आपके पास आंसर्स भी हैं। यानी अगर मीन की वैल्यू पहले है तो पहले यहां पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई है 59.5, ये वैल्यू किसकी है, मीन की। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बाद में लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये 8.38 स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होगी, क्योंकि वो बाद में आ रही। अक्सर यहां पर भी एक मिस्टेक होती है, ठीक है, यहां मैं वर्बली आपको बता रहा हूं कि आप जब लिख रहे हैं तो आप लिखने में जल्दी कर जाते हैं और इस सेंटेंस को, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको पढ़ते ही नहीं है। तो आपने चूंकि क्वेश्चन किया हुआ है कि पहले मीन होगा बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, आपके माइंड में रह जाता है। सो ऐसा नहीं करना, आपने क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना। बाजुकात टीचर जो है वो पेपर थोड़ा सा इस तरह ट्रिकी बना देता है, वो कहता है जी द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द मीन ऑफ द स्कोर्स ऑन अ टेस्ट आर। इसका मतलब है कि अगर पहले स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा हुआ है तो फिर ये वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन की बन जाएगी, तो आप उसको मीन की जगह पर नहीं लिख सकते, बी केयरफुल। अब आगे चलिए, एक और ग्रुप है हमारे पास, कितना, 40 गर्ल्स का दूसरा ग्रुप आ गया, ठीक है, और उसमें भी मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आपको दिया हुआ है 54 एंड 8.3। अब जरा इसको यहां पर गौर करें, उन्होंने कहा जी कंबाइंड मीन निकालें और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें। किसका, 90 चिल्ड्रन। 90 चिल्ड्रन ही बनेंगे क्योंकि दो ग्रुप्स हैं, जब दोनों को कंबाइन करेंगे, एक ग्रुप में 50 स्टूडेंट्स हैं, दूसरे में 40 हैं, तो दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे 50 प्लस 40 90 हो जाएगा। तो 90 का कंबाइंड मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आपने। तो देखिए जरा, हम यहीं पर उसको पहले डेटा को जो है वो उस फॉर्म में लिखते हैं जो पिछली एग्जांपल में हमने इसको कैलकुलेट किया था। देखिए क्या था जी, n1 इज इक्वल्स टू 50, x1 बार इज इक्वल्स टू 59.5 और S1 यानी स्टैंडर्ड डेविएशन 1 जो है 8.38। आगे चलें, सेकंड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो गर्ल्स का था, N2 आपके पास 40 है, x2 बार उसका जो मीन है वो है 54, ये 54.0 है, आफ्टर पॉइंट जो है वो जीरो की इंपॉर्टेंस नहीं है तो इसलिए हमने यहां लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह S2 की वैल्यू जो है वो 8.23 है। ठीक हो गया जी। अब ये इंफॉर्मेशन है जिसको हमने लास्ट एग्जांपल में सॉल्व किया था। जब लास्ट एग्जांपल आप कर रहे थे तो आपने देखा होगा आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया गया था, तब आपने यहां से उसको जो है वो फर्दर फॉर्मूलाज की फॉर्म में लेकर गए और वहां पर उसमें वैल्यूज को पुटअप किया, आंसर निकाला। अब ये पूरी एक वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम को किस तरह आपने कन्वर्ट करना है ये हमने सबसे पहले देखा। अब हम इस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करेंगे और अपने आंसर्स को कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कैलकुलेशंस जो है वो क्या रिजल्ट हमें दे रही हैं। जी स्टूडेंट्स, अभी हमने दोनों सेट ऑफ इंफॉर्मेशन से जो है ना पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूलाज बारी बारी पुटअप करेंगे। एक्स बार सी, क्योंकि उन्होंने कहा है कंबाइन मीन निकाले, तो एक्स बार सी का फॉर्मूला लिखेंगे हम, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो जरा देखिए क्या हो रहा है, n1 50 है, x1 बार आपके पास 59.5 है, प्लस n2 आपके पास कितना है जी 40, और x2 बार जो है वो 54 है।
डिवाइडेड बाय 50 प्लस 40 n1 और n2 की वैल्यू। आप चाहें तो इसको कैलकुलेटर पर डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहें तो अलग अलग एक स्टेप और कर लें, मल्टीप्लाई करने के बाद आप आंसर्स को यहां पर लिख सकते हैं। सो मैं इसको कैलकुलेटर पर डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। 50 मल्टीप्लाई बाय 59.5 दोबारा देखिए, 50 मल्टीप्लाई बाय 59.5 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 54, इसका आंसर आ गया जी 5135। 5135 डिवाइडेड बाय क्या होगा जी? डिवाइडेड बाय 90। 90 क्यों है? 50 प्लस 40 इज 90। तो इसका आंसर जो है हमारे पास आ रहा है 57.06। दिस इज द आंसर फॉर कंबाइंड मीन। अब आगे कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ जाना है, तो SC पहले फॉर्मूला लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा NI SI स्क्वायर प्लस x बार I माइनस x बार C स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा NI। तो जरा देखिए, क्योंकि ये दो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो ये क्या जो है इसकी आउटलुक बनेगी N1 S1 स्क्वायर प्लस x1 बार माइनस x बार C यानी कंबाइंड मीन, ये फैक्टर 1 हो गया, प्लस N2 S2 स्क्वायर प्लस x2 बार माइनस x बार C स्क्वायर, ये दूसरा फैक्टर हो गया, और इनका कंबाइंड जो डिनोमिनेटर वो क्या होगा? N1 प्लस N2। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। देखिए, N1 आपको गिवन है 50 और S1 8.38। चूंकि ये स्क्वायर है तो यहां पे इसको स्क्वायर ही लिखेंगे। x1 बार की वैल्यू आपके पास 59.5 है, माइनस x बार C जो निकला आपका 57.06 है और इसका स्क्वायर है। फिर प्लस करेंगे N2, इट इज 40, और S2 आपके पास है 8.23, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और फिर उसके बाद x2 बार की वैल्यू 54 माइनस 57.06 का स्क्वायर करेंगे और यहां इसको क्लोज कर देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे आप 50 प्लस 40 यानी 90। अब जरा ध्यान से इसकी कैलकुलेशंस को ऑब्जर्व करें और देखें कैसे आप सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है कि इन ब्रैकेट्स को किस तरह आपने अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि फॉर्मूला आप बड़ी मेहनत से लर्न कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, ठीक है, और आप उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लेते हैं कि जितने सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए आपको चाहिए, लेकिन जब यहां पहुंचते हैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद अक्सर आंसर गलत होता है। उसकी रीजन ये होती है कि आप ब्रैकेट्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। सो इसलिए ब्रैकेट के कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि पहले हमेशा स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगी, फिर आपने उसको लार्ज ब्रैकेट की तरफ लेके जाना है, और फिर बाहर मल्टीप्लाई करने के बाद एक पर्टिकुलर फैक्टर सॉल्व करना है, ठीक है। सो मैं इसके एक दो स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व कर देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। देखिए, सबसे पहले आप कैलकुलेटर पर ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करें। वो क्या होगी जी? 59.5 माइनस 57.06, इसका आंसर आ गया 2.44। तो अब आप इसका स्क्वायर ले लें। इसका स्क्वायर लेने से आपको अंदाजा हो गया कि आंसर है 5.95। अब इस आंसर को आप इस 8.38 के स्क्वायर को ऐड करना, ठीक है। आप ऐड करें
8.38 स्क्वायर। सो फाइनली आपके पास 76.178 आंसर आ गया पहले फैक्टर का। दोबारा देखें, ठीक है, बहुत गौर से आपने देखना है, ये कैलकुलेशन अक्सर जो है वो आप रॉन्ग करते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर देखिए, मैं यहां से आपको दोबारा बताने लगा हूं किस तरह आप कैलकुलेट करेंगे। ये जो स्मॉल ब्रैकेट है 54 में से आपने 57.06 माइनस करना है और फिर उसका स्क्वायर लेना है। सबसे पहला स्टेप 54 माइनस 57.06, आपने इसको माइनस किया, इसका स्क्वायर किया, आपके पास आंसर आ गया 9.36। ठीक है, अब आपने ये जो आंसर है इसको 8.23 के स्क्वायर में ऐड करना है। दूसरा स्टेप कि आप ऐड कर रहे हैं 8.23 का स्क्वायर, तो इस तरह आपके पास क्या आ जाएगा 40 इंटू 77.10 डिवाइडेड बाय 90। सो इस तरह आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है कि ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट जो है वो माइंड के अंदर रखते हुए आपने इसकी कैलकुलेशंस करनी, वरना अक्सर आपकी कैलकुलेशन जो है वो गलत हो जाती। अब आगे फाइनल सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि जब आपके पास ये सारी कैलकुलेशंस आ गई हैं तो मैं इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पर सॉल्व कर सकता हूं। 50 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 76.178 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 77.10। ठीक है जी, इसका आंसर आ गया 6892.9 डिवाइडेड बाय 90। तो आप जब इसको 90 पे डिवाइड करेंगे तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो एग्जिस्ट कर जाएगा आपके पास 76.59। हाँ जी, यहां देखें, वही वाली बात मैंने आपको एक दफा फिर याद करवा दी है, जो मिस्टेक रिपीट हो रही है, और इसलिए मैं रेपिटेडली आपको ये बातें गाइड कर रहा हूं ताकि जब आप कैलकुलेशंस करें तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको देखें। क्या हो रहा है, जरा गौर से देखें। स्टैंडर्ड डेविएशन है कंबाइन, स्क्वायर रूट है और आगे स्क्वायर रूट नहीं है। सो बी केयरफुल। मैं बार बार इन मिस्टेक्स को इसलिए आइडेंटिफाई कर रहा हूं कि आपकी जो है ना वो मार्क्स जो है वो किसी सूरत भी डिटेक्ट ना हो सके, क्योंकि आपने सारा काम बिल्कुल ठीक किया है। आपने डेटा को ऑब्जर्व करने के बाद अच्छे तरीके से उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया है, आपने फॉर्मूलाज ठीक लिखे हैं, आपने जो है वो फर्दर कैलकुलेशंस अगर आप देखें तो अंदर की वो ठीक की हुई है। सिर्फ एक स्क्वायर रूट आपने पुट अप नहीं किया, जो कि मैं रेड से दोबारा इसको कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि यहां पर स्क्वायर रूट लाजमी आपने लगाना है अगर आप कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है जी। सो फाइनली ये आखिरी एक स्टेप की तरफ जा रहा है। आप स्क्वायर रूट लेंगे 76.59 का, इसका स्क्वायर रूट ले लें तो 8.75 आपका कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन है इस पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, अभी तक हमने इस लेक्चर में कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन की 2 एग्जांपल्स की हैं और अब हम मूव करेंगे कंबाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की तरफ। ठीक है, उसके लिए पहले हम ऑब्वियसली इसको अरेज करते हैं और नई एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो चलिए बोर्ड नंबर 1 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब अगली एग्जांपल की तरफ चलते हैं जिसमें उसने उसी तरह 2 सेट ऑफ इंफॉर्मेशंस दिए हुए आपको और आपको ये कहा गया है फाइंड कंबाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यानी जहां से हमने लेक्चर को स्टार्ट किया था उसी लेक्चर की एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको 2 एग्जांपल्स में कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन के बारे में आइडिया दिया। सो अब हम इसी तरह इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए कंबाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, इसकी कैलकुलेशंस में देखिए उसी तरह सबसे पहले जब कंबाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आप निकालना है आपने, तो आपको कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, आपको कंबाइंड मीन चाहिए और फिर आप इसको
फ्रैक्शन के अंदर पुट अप करके आंसर को कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसकी कैलकुलेशंस को फाइनलाइज करते हैं। जी, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला उसी तरह n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार n1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। जस्ट पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर्स। वो क्या जी, n1 इज 100, x1 बार आपके पास है 5.5 प्लस n2 आपके पास है 120 और x2 बार है आपके पास 15.8। इसको आप कैलकुलेट कर लें, आप लोग अपने कैलकुलेटर्स पर करें और मैं इसको यहां से चेक करता हूं। 100 मल्टीप्लाई बाय 5.5 प्लस 120 मल्टीप्लाई बाय 15.8। तो इसका आंसर है जी 2446 डिवाइडेड बाय 220। तो फाइनली जब डिवाइड करेंगे इसको तो आपका कंबाइंड मीन आएगा 11.12। जी, आगे चलें और देखें कि हमने यहां वैल्यूज कैसे पुटअप करनी। n1 आपके पास पता है आपको 100। अब यहां बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि s1 स्क्वायर चूंकि पुटअप करना है तो आपको गिवन क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको s1 स्क्वायर गिवन है। तो इसलिए यहां पर आपने समटाइम्स होता है कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होता है तो आप उसका स्क्वायर करते हैं। अब वो जो स्क्वायर है वो डायरेक्ट यहां पर पुटअप होगा और वो है 5.76 प्लस x1 बार is 5.5 minus 11.12 square and plus second is, इसको मैं थोड़ा सा नीचे आपको गाइड कर देता हूं, 120 और यहां पर भी s2 स्क्वायर है जो कि 17.64 है माइनस आपका नेक्स्ट जो है जो मीन है वो है जी 15.8 माइनस 11.12 और इसका आपने स्क्वायर ले लेना और फाइनली ये किस पे डिवाइड होगा, 100 प्लस 120। और वही बात इंपॉर्टेंट कि आपने स्क्वायर रूट को अवॉइड नहीं करना। सो देखिए कैलकुलेशंस पहले माइनस करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे और ऐड कर लेंगे। सो क्विकली करते हैं, 5.5 माइनस 11.12 जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर करेंगे और ऐड कर लेंगे 5.76 में। फिर जो फाइनली आंसर आ रहा है वो बाहर 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 3734.44 प्लस, अब इसी तरह यहां पर भी करेंगे, ब्रैकेट को पहले देखेंगे, 15.8 माइनस 11.12 इसका स्क्वायर करेंगे और ऐड कर लेंगे 17.64 में और फाइनली बाहर 120 मौजूद है उसको 120 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 4745.09 और ये डिवाइड हो जाएगा 220 से। सो आप इस आंसर को इसमें ऐड करेंगे और 220 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास होगा 38.54 और देखिए इसका स्क्वायर रूट चल रहा है। इस तरह आपके पास कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का जो आंसर होगा वो होगा 6.21। सो कंबाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में आप जस्ट वैल्यूज पुट अप करेंगे, दैट इज एस सी ओवर एक्स बार सी मल्टीप्लाई बाय 100%। 6.21 डिवाइडेड बाय एक्स बार कंबाइंड मीन का जो आंसर था वो 11.12 था मल्टीप्लाई बाय 100%। इस तरह आपके पास जो फिगर होगी दैट वुड बी 55.83। दिस इज
द कंबाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। होप आज के लेक्चर में आपने कंबाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कैलकुलेट करने का मेथड जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया होगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।